नमस्कार बच्चों, प्रोविक क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं हमारे 5वें लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। कक्षीय आवृत्ति और कुल ऊर्जा की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कक्षीय आवृत्ति और कुल ऊर्जा की। तो अपना जो टॉपिक आज का उसका नाम है कक्षीय आवृत्ति तथा कुल ऊर्जा। कक्षीय आवृत्ति तथा कुल ऊर्जा, यह वो टॉपिक है। अक्सर अगर अपन एग्ज़ाम पॉइंट की बात करें तो यह उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा ही जाता है। अब बड़ा आसान है इसको पढ़ना। सबसे पहले आवृत्ति की अगर बात करें, कक्षीय आवृत्ति और कुल ऊर्जा, तो सबसे पहले मैं कुल ऊर्जा की बात करूंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। ये बोर के अनुसार है ना, वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। अब चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसका योग होगी? गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग होती है कुल ऊर्जा। बस अगर हमें गतिज ऊर्जा मिल जाए, अगर हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको EPE कहेंगे, हम EPE को हम बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, MCQ सवाल होंगे और बोर्ड में पूछे गए सवालों पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, सर गतिज ऊर्जा कैसे निकालें? तो गतिज ऊर्जा अपन पहले ही निकाल चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा, तो सर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? हाफ m इंटू क्या होगा बोलो? v²। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको EPE बोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होगा? R की जगह Rn। यहाँ पे हम Q1 को Ze नाभिक का आवेश, Q2 को इलेक्ट्रॉन का आवेश -e लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? कि Ze² डिवाइड बाय Rn। फिर वही सवाल बनता है कि सर ये नेगेटिव क्यों है? आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा को नेगेटिव क्यों लिखा है सर? तो इसी की बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, पहले वेग का जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और जो Rn आया था उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इन दोनों का योग होती है। जैसे मैंने यहाँ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा हाफ m Vn², यहाँ Vn² का मान रखने पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा Ze² डिवाइड बाई 2πε0 2Rn। ये 2 नीचे से आ गया, k की वैल्यू रखी गई है। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान Ze² अपॉन 4πε0 Rn। तो यहाँ के दोनों के एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू जो मिलेगी आपको, उन दोनों की वैल्यू और कुल ऊर्जा का मान इन दोनों में से निकाल लेंगे। जैसे हम आगे बढ़े, इसके एक नए पेज पे फिर से समराइज कर लेते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें, अगर मेरा एक्सप्रेशन गतिज ऊर्जा का आएगा तो मैं इसको Kn या En से भी लिख सकता हूँ, Ke से भी लिख सकता हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ m Vn²।
वी एन स्क्वायर, वी एन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। वहाँ से निकालने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, z एटॉमिक नंबर है, z स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। बच्चों यहाँ समझने की बात ये है कि ये जो गतिज ऊर्जा मिली है इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं एक दूसरी ऊर्जा की बात करूँ, यहाँ पे जो ऊर्जा मिलेगी EUN, इसको बोलते हैं EPE, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं EPE की बात करूँ, यहाँ पे जब इसको KQ1 Q2 डिवाइड बाय RN रखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा Z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। ये बन जाएगी नेगेटिव। ये नेगेटिव का मतलब क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हुआ है? बंधा हुआ है, अटैच है नाभिक से, इसलिए इसका मान नेगेटिव आया है। अगर अपन इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर मैं बोलूँ कि कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा को हम EN से बता सकते हैं। कुल ऊर्जा जो हमारा सूत्र बनेगा E इंटू एन, यह किसका सम होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम कुल ऊर्जा का नाम देंगे। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है Z स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN प्लस माइनस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो बीच वाला बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा बोलो? ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। अब एक तो स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो अपना ये पूरा है, इसमें से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा? हाफ बचेगा, लेकिन किसका बनेगा? नेगेटिव का बचेगा। तो जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना बनेगा? माइनस ZE स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन जाएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बन जाएगा बोलो? RN बन जाएगा। यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी, ये बनेगा अपना कुल ऊर्जा, और ये कुल ऊर्जा का मान भी क्या बनेगा? आपका ऋणात्मक बनेगा। यहाँ पे RN का मान, यहाँ पे हम RN का मान 0.53, यहाँ पे हम RN का मान रख देंगे। अगर हम RN का मान रखेंगे तो लास्ट में एक फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब RN का मान रखने पर हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू लास्ट में यहाँ पे ये समीकरण है। अब EN में RN का मान आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कितना है? 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 क्या था? N स्क्वायर बाई Z रखने पर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 नियतांक के पाई, नियतांक के एप्सिलॉन 0, नियतांक के Z तो है ही, और RN। तो यहाँ पे जब EN की वैल्यू को हम निकालेंगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय N स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा फाइनल कुल ऊर्जा का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो बातें देखने को मिली है वो तीनों बातें आपके सामने हो गई। अब अक्सर एग्ज़ाम में इनको लेके सवाल पूछते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा अपना पैटर्न बदल चुके हैं। हम पहले तीनों के एक्सप्रेशन लिख देंगे, पहले गतिज ऊर्जा का, फिर स्थितिज ऊर्जा का, फिर आ गया हमारा कुल ऊर्जा का। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तीनों के बीच में हम एक रिलेशन को डेवलप करने वाले हैं। गतिज ऊर्जा के एक्सप्रेशन की बात करें, ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। अगर मैं क्या लिख दूँ? ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। स्थितिज ऊर्जा की बात कर लूँ तो इसके एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूँ तो इसका एक्सप्रेशन होगा माइनस ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। और अगर मैं कुल ऊर्जा के एक्सप्रेशन की बात करूँ तो माइनस ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN। यहाँ से एक रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे काइनेटिक और कुल ऊर्जा की अगर बात करें कि गतिज ऊर्जा और अगर मैं कुल ऊर्जा को लिखूं तो दोनों में क्या फ़र्क है?
इन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। गतिज ऊर्जा का रिजल्ट पॉजिटिव है जबकि कुल ऊर्जा नेगेटिव है, तो गतिज ऊर्जा माइनस ऑफ क्या हो जाएगी, आपकी कुल ऊर्जा के बराबर होगी। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात करूं, कुल ऊर्जा, अगर मैं ये स्थितिज ऊर्जा और एक साइड में लिख दूं कुल ऊर्जा, दोनों को इक्वल करूं, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे कुल ऊर्जा को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्सप्रेशन मेरा सेम हो जाएगा। तो यहाँ से एक और एक्सप्रेशन हुआ, स्थितिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा का कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ कुल ऊर्जा हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका कुल ऊर्जा। यह दो एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। नीचे गतिज ऊर्जा तक लाने के लिए स्थितिज ऊर्जा को डिवाइड बाय 2 -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, थर्ड एक्सप्रेशन, कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बोलो, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। और यही आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट होता है। तीनों रिलेशन अच्छे से याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम पॉइंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यही कुल ऊर्जा का अपना एक्सप्रेशन था। रही बात आवृत्ति की, आवृत्ति हमेशा वेलोसिटी और रेडियस दोनों की टर्म में आएगा, तो एक्सप्रेशन आपका सामने जो देखने को मिलेगा वो आवृत्ति का ये सीधा सा एक्सप्रेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। अब अपन देखिए, देखो गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है, कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव रहती है। कुल ऊर्जा नेगेटिव है। और ये पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और छोटे मोटे एक्सप्रेशन जैसे कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र और कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र, तीनों की बात हमने कर चुके थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कूप, द एनर्जी वेल, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ क्यों है, द एनर्जी ब्रेकडाउन, गतिज ऊर्जा के यह हमेशा धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इसका मान ये होता है और इसका मान कुल ऊर्जा का मान इसके नेगेटिव है। स्थितिज ऊर्जा का मान कुल ऊर्जा का 2 गुना होता है। तो इनके बीच में संबंध आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, जो संबंध यहाँ लिखा हुआ है। कुल ऊर्जा किसके नेगेटिव होगा, गतिज ऊर्जा के, और स्थितिज ऊर्जा का 2 गुना। ऋणात्मक साइन यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। कुल ऊर्जा, जब अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें उस केस में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, माइनस का 13.6 Z² डिवाइड बाय n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। अब संख्यात्मक अनुप्रयोग कुछ एग्जाम्पल है जिसकी अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा इधर, लिथियम Li++ की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें Li++ की बात करिए, समझिएगा प्लीज़। Li++ मतलब Z की वैल्यू, हाइड्रोजन, हीलियम, और तीसरे की बात कर लेंगे लिथियम। लिथियम के लिए Li++ मतलब Z की वैल्यू आपकी 3 हो गई। यहाँ N प्रथम कक्षा के लिए, यहाँ प्रथम कक्षा लिखा हुआ है तो यहाँ समझिएगा प्रथम कक्षा मतलब n = 1 लेना है। तो R1 का फॉर्मूला कितना होता है, अगर देखो या तो 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख दो, 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख दो, या फिर 53 पिकोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 53 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ दोनों वर्ड आपके लिए काम के हैं। तो यहाँ जो R1 दिखेगा, जब वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा 17। देखो यहाँ पे 0.53 क्या होगा, Z² n² n² डिवाइड बाई क्या होगा आपका Z, n की जगह 1 रख दिया, Z की जगह 3 रख दिया, दोनों की वैल्यू सोल्व की तो 17.66 आ जाएगा। अब बोर के प्रथम कक्ष के द्वारा नाभिक, देखो ये सवाल अब मैं थोड़ा यहाँ पेंडिंग रखूँगा क्योंकि अभी मैंने 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया है। फिर आप बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन आया कैसे, μ0I/2R, यह एक धारावाही चालक कुंडली के कारण उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान डायरेक्ट है। अगर आपने धारा का चुंबकीय प्रभाव जब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे तब ये एक्सप्रेशन आएगा, तभी सवाल पे मैं आप पे विचार करूँगा, नहीं तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन याद कर लेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ सकता है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
अब एक संख्यात्मक सवाल और आता है। एग्जाम्पल देखिए, ऊर्जा स्तर दे रखे हैं, ये ई ए दे रखा है आपके सामने, ये के बी दे रखा है, और दूसरा दे रखा है आपका ई सी। ये दोनों के बीच में अलग अलग तरंग दैर्ध्य की वैल्यू दे रखी है। ई ए दे रखा है, ई बी दे रखा है और ई सी दे रखा है। ये सारे सवाल अपने ऊर्जा के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड, जिसके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं, उसके आधार पे ये सवाल है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा अवस्था का कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसका मान hc/λ के बराबर होता है। यह फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, जैसे C से B की तरफ आएगा तो λ1, B से A की तरफ आया, B से A, ये B से A की तरफ आ गया तो अपना λ2 दे रखा है, और C से A की तरफ आएगा तो क्या आएगा, λ3। हमें सिद्ध करना है λ3 का मान λ12 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2 होता है। अब बोर के अनुसार जो बोर का ऊर्जा अवस्था का कंडीशन है डेल्टा ई इक्वल टू hc/λ, ईसी माइनस ईबी। ईसी माइनस ईबी की अगर मैं बात करूं तो इसका मान किसके बराबर होगी, ईसी और ईबी इन दोनों की बात करेंगे तो hc/λ1 हो गया। ईबी से ईए की बात करेंगे तो hc/λ2 हो गया, और इन तीनों की बात कर लेंगे, इसके कारण क्या होगा, hc/λ3 हो गया। ये डिफरेंस है। अब फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ईबी से ईबी कट जाएगा, बचा हुआ एक्सप्रेशन का ये इक्वल हो जाएगा। अगर हम थर्ड और फोर्थ को फिर से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से ईसी से ईए कट जाएगा, तो ये जो डिफरेंस बन जाएगा वो 2EC बन जाएगा, ईसी बन जाएगा। और ये जो ईसी की वैल्यू देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की तुलना करने पर, देखो ये अपना थर्ड है, ये अपना फोर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है HC EC माइनस ई है, इसकी वैल्यू को hc/λ3 लिख सकते हैं। ये hc/λ3 hc1/λ1 प्लस λ2, एलसीएम लेने के बाद λ3 की वैल्यू λ1 λ2/λ1 प्लस λ2 आपके सामने एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसको अगर अपन समराइज करें, अगर अभी तक आपने देखा क्या क्या सीखा है, एक रेडियस, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल पाथ की रेडियस का एक्सप्रेशन ये था। दूसरा उसकी चाल का फॉर्मूला ये 2.18, अक्सर कभी कभी किसी बुकों में 2.2 × 10⁶ Z/n भी हम लिख सकते हैं इसको। अगली चीज़, हाइड्रोजन के लिए Z = 1, n = 1, R1 और V1 की वैल्यू ये होती है। अब अगला जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, वो आएगा हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। यह पूरा हम देखने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर में, इसी में देंगे, सॉरी इसमें लगे रहिए। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी को प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं, और कुल ऊर्जा के एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो एक्सप्रेशन आपके सामने कुल ऊर्जा का दिख रहा है उसी को हम यूज़ करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी को पूर्ण करने वाले हैं। Rn का जो वैल्यू रखा था आपने Z² n², कुल ऊर्जा का मान रखेंगे। Z और n का कुल ऊर्जा का एक्सप्रेशन ये आपके सामने ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है कुल ऊर्जा का, इसी एक्सप्रेशन को हम यूज़ करके अपनी अगली कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसकी बात करेंगे तो निकलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाएं। हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं का एक सूत्र डेवलप करने वाले हैं। तो अगला जो हेडिंग होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट की गणना। यह सवाल एग्जाम में एज इट इज़ डायरेक्ट पूछा जाता है। काफ़ी सवाल होता है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। स्पेक्ट्रम जनरली एक फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये हेडिंग रहेगा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हेडिंग आपका हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का सूत्र। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का सूत्र व्युत्पन्न करना है। रेखाओं का सूत्र है उसको व्युत्पन्न करना है। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की गणना।
इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। रिडबर्ग नियतांक की गणना, रिडबर्ग नियतांक की गणना, नियतांक की गणना। अब ये इसको हल करने के लिए हमें किस कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अपन बोर की ऊर्जा अवस्था, बोर की ऊर्जा अवस्था का सूत्र लेंगे। ये बोर की ऊर्जा अवस्था वाला जो अभिग्रही था फोर्थ पोस्टुलेट बोर का, उसको यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा कक्ष से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा कक्ष में क्या करता है, संक्रमण करता है। तो क्या करेगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और यही ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलेगी। और यही ऊर्जा किसके रूप में नहीं निकलेगी, यही ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और यही तरंगों को जब देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो ये अपने अलग अलग विपाटन क्षेत्र में देखा गया, अलग अलग क्षेत्र में देखी गई, तो इनकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई। और उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं की हम बात करने वाले हैं। और उसका सूत्र जो निकलेगा, यह जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएं निकली, इसकी ऊर्जा का मान फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा, जिसका मान hc/λ के बराबर रखेंगे। तो इस सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। यह हमारा बेसिक पार्ट था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। इन सवालों के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके सूत्र को व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। तो बोर के ऊर्जा अवस्था से, बोर के ऊर्जा अवस्था के सूत्र से, ऊर्जा अवस्था से डेल्टा ई बराबर, यहाँ इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में क्या कर रहा है, संक्रमण कर रहा है। अब हमारी कुल ऊर्जा का एक्सप्रेशन हमारे सामने है, जिसका वैल्यू आपके सामने बता देते हैं। mz स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूज़ करते हैं। चाहे तो हम इसको सेलेक्ट करके इधर भी ला सकते हैं। तो डेल्टा ई का मान जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे कुल ऊर्जा का सूत्र होगा माइनस mz² e⁴ डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका n²। यही एक्सप्रेशन आपके सामने जो यहाँ दिख रहा है, देखिएगा 2 मिनट देखिएगा प्लीज़। ये जो ऊर्जा का एक्सप्रेशन है mz² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा डिवाइड बाई n² हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को इसके साथ में h² भी रहेगा। ये आपका बेसिक कोर कंसेप्ट रहेगा। तो पहले वाले के लिए n1 ले लेंगे, दूसरे के लिए n2। तो अगर हम डेल्टा ई की बात कर लेंगे, डेल्टा ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mz² e⁴ डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर आपका आएगा h²। ये दोनों में कॉमन रहेगा, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव ले लेते। पहले अपना माइनस का 1/n2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बन जाएगा n1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। अगर हम डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई की वैल्यू mz² e⁴ डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h²। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आया ये आपके बहुत काम का है, तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। इस एक्सप्रेशन को हम एक ब्रैकेट में डाल देते ताकि आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखना है। अब हमारे सामने अगली जो चीज़ आएगी, इसी को हमें हल करना है। यहाँ पे ये देखा गया कि ये लगभग सारे चीज़ें, अभी ये जो डेल्टा ई होगा, ऊर्जा का अंतर होगा, ये फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा, जिसको hc/λ कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए hc/λ को हमने यहाँ लिखा, अपना जो एक्सप्रेशन था उसको देखते हैं। जो देखने को मिलेगा m e⁴ z² डिवाइड बाय 8
पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h को नीचे भेज दीजिए, hc को नीचे भेज दीजिए। 1/λ इक्वल टू m e⁴ z स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू सी ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा 1/λ को न्यू बार बोलते हैं, जिसको वेव नंबर, इंग्लिश में इसको वेव नंबर कहा जाता है। और इसी का एक और नाम है तरंग संख्या। क्या बोलेंगे इसको? तरंग संख्या। इसको तरंग संख्या का नाम दे सकते हैं। तो इसको न्यू बार भी लिख सकते हैं, इसको 1/λ भी हम लिख सकते हैं, जिसका एक्सप्रेशन हमारे सामने कितना देखने को मिलेगा m e⁴ z स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू सी h³ इंटू सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लीज़ देखने की बात यह है कि ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन में z स्क्वायर को छोड़ के ये जो बची हुई पूरी टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे m e⁴ 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h³ इंटू सी, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, जिसको r की वैल्यू देंगे, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁷ क्या होगा मीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू मिलेगी अपने को? r की मिलेगी। अब ये r की वैल्यू तो न्यू बार 1/λ इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/ क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर। यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है और इसी को बोलेंगे अपना जो वेव नंबर है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ये जो सूत्र बनेगा वो किसका सूत्र बनेगा? तरंग दैर्ध्य का बनेगा। और इस तरंग दैर्ध्य के सूत्र को ही हमें व्युत्पन्न करना था। ये इसको बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। इसको क्या कहा जाएगा? रिडबर्ग नियतांक का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका रिडबर्ग नियतांक का बन गया है। अब ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है वेव नंबर का। जनरली 1/r की वैल्यू कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम होता है। याद रखिएगा, यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बहुत काम आएगा। इसको याद कर सकते हैं। 9 2 11 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका फाइनल 1/r, क्योंकि लेमड़ा है, जब इसका एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू बदल जाएगी, r नीचे आ जाएगा। तो सारे एक्सप्रेशन अगर नीचे आ जाएंगे तो आपका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? z आ जाएगा। इसलिए ये वाली वैल्यू इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला अपने बहुत काम आएगा। इसमें लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज़ की बात इसमें करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट और फंड सीरीज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रृंखला को देखेंगे।